मल्टीपल टाइम्स हाथ में। मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। रात में भी डाला, सुबह भी डाला मैंने। देखिए, मैं टिपिकली जो लोग ऑलरेडी एक हीलिंग बैकग्राउंड से हैं और फिर ये कोर्स कर रहे हैं, उन सब लोगों से स्पेशली मैं इस बारे में बात कहना चाह रहा हूँ। आप एनर्जी उठाना और डालना, इसका मतलब क्या मानते हो? ऊर्जा जो है उसकी, मंत्रों की जो एनर्जी है, मतलब हमने उसकी फीलिंग किया, पहले उसको फील किया कि उसकी कितने में एनर्जी फील हो रही है, उसकी ऊर्जा। तो वैसे हम वैसे फील करते हैं जैसे कितने एक्सटेंट तक जा रहे हैं। अभी मेरा इक्विपमेंट तो नहीं आया जैसे हाथ से करके, और उसके बाद जब हम उसको इकट्ठा करते, जैसे आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, आपने समझाया था जैसे हम जैसे पानी से जैसे उठा करके तो जो हम ले रहे हैं, तो मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ कि उसमें वेट फील होता है। ऐसे ऐसे नहीं कि बस उठाला और डाला। तो आई जस्ट ट्राई टू फील द प्रेजेंस ऑफ दोज एंड एनर्जी, उसकी ऊर्जा को। और उसको करके देन आई जस्ट, पहले तो डालते हैं लंबे कागज चक्र पे ताकि वो वहां से जाए। मेन तो वही है सोल सीट पे। बट देन जैसे आपने कहा था, तो मैंने स्पेशली पेन पॉइंट्स पे भी डाला उनको। एंड देन उसके बाद वो फील हुआ है कि जैसे है फीलिंग देयर इज समथिंग विच इज वेरी डिवाइन। एंड देन सिट विद दैट एंड absorb द एनर्जी, एंड मे बी इफ पॉसिबल दैट गो लिटिल मेडिटेटिव इनटू दैट। यही मैं करी थी सर। मैडम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एनर्जी उठाना और डालना, उसका हम मीनिंग क्या समझते हैं? मेरे को आपकी बीमार बॉडी को हील करना है, तो मुझे पहले ये पता चले कि मेरे कितनी बार कितनी एनर्जी डालने से आपके शरीर का जो बीमारी का पैटर्न है वो डिसअपियर हो। ठीक है, सो आइडियली मैंने ये पूरी एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए, एनर्जी लिफ्ट करने के लिए, और आपके में जहां आपको डालना है उसको डालने के लिए, उसके लिए एक टाइमलाइन डिफाइन करा, 2 मिनट। जी। मैंने इस बात को निश्चय करा कि आपका कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और मुझे कहाँ पर एनर्जी डालनी चाहिए। इसके लिए मैंने टाइम डिफाइन करा, 1 मिनट। 1 मिनट एनालाइज करने में, 2 मिनट डालने में, ये प्रोसीजर हो गया। जी। बट उस 2 मिनट में कितना एनर्जी डालना है, कितना आप उठा पा रहे हो, जी। ये तो आपको ही पता करना है ना। हाँ जी सर। लेकर एंटीना हम लोग इसलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तो खैर कल्पना जी, लक्ष्मी मैम, चिन्मयी जी, इन सब लोगों का मतलब लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू देम हाँ कि सर, बहुत ये अच्छी लोग एफर्ट है सबको उनकी। सबको सिखा रहे हैं। एंड मतलब लोगों के पीछे उन्हें भागना पड़ रहा है कि भाई ये सीख लो सीख लो। तो मैं, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने बहुत तसल्ली से कर रखा, मैं 2 साल तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग कर रहा था। और लिटरली लोग मुझे फोन करके बोलते थे, अरे तुम्हें पता है ना, मैं अभी तो सो के उठा हूं, इतनी जल्दी कैसे हीलिंग ले लूंगा। तो ऐसे करके लोग मुझे फोन करते थे। तो मैं कहता था कोई बात नहीं, मुझे ये पता है कि मैं कोई चीज आज फ्री में कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल को जब मैं कॉमर्शियल करूँ तो मुझे, मेरे लिए कोई गिनी पिग ना हो। मैं कोई भी चीज बिना किसी उसके, बिना नाप तोल के, बिना उसको जज करे, जितना मेजर करे, मैं वो कभी करता ही नहीं। तो जी। अगर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो मेरे लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस है। पहला, लॉग बुक मेंटेन करना है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करना है कि कितने टाइम में कौन व्यक्ति कौन से सब्जेक्ट को सीख रहा है। आज 7 साल बाद ये स्थिति है कि वो देखते ही पता चल जाता है और हम 1 मिनट 2 मिनट की बात करते हैं। अदरवाइज टेक्निकली जो डोमेन थी, उसमें लोग 40 मिनट लेते थे हील करने में एक पेशेंट को, और वो भी 5% ही हील होता था। वो भी ये नहीं है कि 40 मिनट आपने हीलिंग में लगाया टाइम तो आपने सामने वाले को 100% ट्रीट कर दिया। अगर 100% 40 मिनट लगा के भी ट्रीट होता तो हिंदुस्तान में 10 लाख प्राणी कीलर थे। हम्म। अपने आप में एक रेवोल्यूशन के लिए पूरी स्थिति थी। बट वो 10 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, हील सिर्फ 5% कर पा रहे थे ओवरऑल पूरी सिचुएशन को। क्रेडिट 100% ले रहे थे। हाँ जी। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, आप
अपने पूरे पार्ट को जितना फोकस्ड रखेंगे, हम्म। इट अप्लाइज टू एवरीबडी। आपको ये पता होना चाहिए कि एक बीमारी के लिए मुझे एनर्जी कहाँ डालनी है। लेट सपोज आपको नहीं पता, तो मैंने वो पॉइंट बोला, लंबिकाग्र चक्र, सोल सीट। ठीक है, वो एक इंटेलिजेंट जगह है, उसको पता है कब कहाँ जाना है, कितना जाना है। तो वो वाला टेंशन खत्म हो गया कि अगर आपको नहीं पता तो कहाँ डालना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कितना एनर्जी लिफ्ट कर पा रहे हैं और कितने एनर्जी में वो प्रॉब्लम ठीक होगा, ये डिफरेंस हमेशा पता होना चाहिए। वेरी राइट। जहां पर ये डिफरेंस का क्लैरिटी नहीं होता, वहां पर सब लोग वैसे ही बोलते हैं। जैसे कल वो हमारे को वर्षा जी कह रहे थे ना कि मैंने, सर आपका गला कैसे है, मैंने सुबह से फील कर रही हूँ, ये वाला टाइम हो गया, तो मॉर्निंग में मैंने आपके गले को खराब देखकर हील करना शुरू करा, शाम को जो है मैंने कहा हाँ 30-40% मुझे आराम हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं हील कर रहा हूं, वो तो ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है। मैं एक स्विमिंग पूल हूं, मुझे स्विमिंग पूल जितना पानी चाहिए अपनी बीमारी को रिवर्स करने के लिए। लेकिन मैं जो एनर्जी उठा पा रहा हूं वो सिर्फ एक बाल्टी है, हद से हद 2 बाल्टी है। तो मुझे कितनी एनर्जी उठानी है? राइट। अगर मुझे ये क्लैरिटी नहीं है तो मैं कंप्लीट हीलिंग कभी नहीं करूंगा। अब जैसे कल हमने वो, क्या कहते हैं, नम्रता मैडम को जो है, उन्होंने बोला गले में दर्द है, गले में दर्द है, ठीक है। डॉक्टर आरती आई, हीलिंग करी, 2 मिनट लगाए, 40% आराम आ गया। पर डिमॉन्स्ट्रेशन तो 2 मिनट का ही हुआ ना। हम्म। तो आप सबको अपनी अटेंशन को वहां लेकर जाना है सो दैट कि आप 2 मिनट में हील कर सके। आप सब में ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि ये इस चीज का कौन सा मंत्र है, यहां पर क्या वेरिएशन है। वो मतलब मंत्र के उसमें वो सोचते हैं कि वो फर्क है। मैं एक दफे बॉम्बे में था, तो एक वो महेश्वरी करके बंदा था वहां पर, और बकायदा तिलक वगैरह लगा के वो रेकी हीलर एंड ऑल दैट वो करता था बंदा। उम्र दराज आदमी था, अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 के बीच की एज होगी। मैंने पूछा बताओ जरा मेरे को, आप क्या हीलिंग करते हो, कैसे करते हो? उसके लिए, उस बंदे के लिए क्या कहते थे वो, ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट रेकी हीलिंग इन मुंबई। तो 25, 30, 35 साल से वो वाले प्रोसेस के तौर पे कर रहा था। तो मैं उन दिनों जो श्रीम लिखता था, वो पहले वाले पुराने वाले तरीके से लिखता था। तो अब जब आप ई की मात्रा लगाते हो, नीचे र लगाते हो, और बिंदी लगाते हो, अनुस्वार की मात्रा लगाते हो। एक कोई मेरी फोटो थी जो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शेयर करी थी, उसमें अनुस्वार की बजाय वो चंद्र बिंदु बना हुआ था। ऐसे होता है ना, जैसे यूं कर्व करके उसमें एक डॉट लगा देते हैं, वो वाला भी बिंदी होती है ना, तो एक वो वाली। उस आदमी की सारी अटेंशन इस बात पे थी कि अरे इस बंदे ने जो है, ये हमें तो इसने बताया अनुस्वार वाली बिंदु, और ये खुद चंद्र बिंदु लगाता है। उसकी पूरी अटेंशन इस बात पे थी, जबकि उसकी एज कम से कम 80 साल की होगी, 35 साल से हीलिंग कर रहा था, बाईकास्ट महेश्वरी था बंदा। तो मैंने कहा भाई साहब आप जो है ना, एक बात समझो, वो हमारे एक कहावत है, वो बंदर बूढ़ा भी हो जाए तो गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। तो आप जो सोच रहे हो ना कि ये सारी की सारी चीजें मैं छिपा रहा हूं या कुछ है, वो मेरा गेम नहीं है। मेरा गेम है हर चीज बताना। आप कितना उठा सकते हो ये आपकी कैपेसिटी के तौर पर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एक देवी है जिसका विराट स्वरूप है, बाकी सब उसकी बाइफर्गेशन और सोचने का अप्रोच है। देवी एक ही है, उ, उसका विराट स्वरूप है।
हर बीज मंत्र उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है। एक बीज मंत्र पकड़िए, अपनी लाइफ में एंकर करिए और उसको इतनी बार लिखिए कि देवी साक्षात जागृत होके सामने खड़ी हो। तो बताओ क्या पूछना है। ये तो हो गया फैक्ट। बट अगर आप अपने आप को उन सब चीजों में डालते रहे जहां पर कि आपकी अटेंशन एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पर आप कभी कंप्लीट हीलर नहीं बनेंगे। आपको सिर्फ दो पॉइंट पता होने चाहिए। सामने वाले में कितनी बाल्टी पानी डालना है, मैं कितनी बाल्टी उठा सकती हूँ। जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, अब फॉर एग्जाम्पल मैं, मतलब आरती का तो हम बेंचमार्क इसलिए रखते हैं सो दैट कि बेंचमार्क होने से चीजों के अप्रोच को पकड़ना समझना आसान होता है। अब जब आरती ने शुरू करा था इनिशियली, हम सब आप सबके जैसे ही है, हमारा जर्नी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सब लोगों के हिसाब से। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें जिन लोगों ने बताया सिखाया, उनकी खुद की नॉलेज डोमेन बहुत लिमिटेड थी। तो हमारे को जिन लोगों ने इस फील्ड के नहीं थे, उनके फंडामेंटल्स को समझ के हमने जब उसको एक तरीके से अप्लाई करा, तब हमारी लाइफ में चेंज हुआ। तो क्या हुआ कि हमने सबसे पहले इस बात को नापा कि हम कितनी एनर्जी लिफ्ट कर सकते हैं। तो आरती बोली मेरे को तो ऐसा लगता है मैं सिर्फ दो ही बाल्टी उठा सकती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा रुक जा, एक काम कर, महालक्ष्मी से जैसे तू विराट स्वरूप के तौर पे कनेक्ट होती है, तू 1000 हाथ इमेजिन कर। और 1000 हाथ मतलब हर हाथ में दो बाल्टी उठाई जा सकती है ना। अब आप दोनों हाथों से एक एक बाल्टी उठा सकते हो। पर अगर आपके हाथ ही 1000 हो गए तो आप ज्यादा उठा लोगे। उसके लिए हाथों का पैदा होना थोड़ी जरूरी है, सोच में होना चाहिए कि मैं उतना डाल रहे हूं। सो ऑन दी सेम लाइंस आप सब लोग उतना ही फास्ट हीलिंग कर सकते हैं। बट समहाउ जिस जिस जगह भी आप लोगों ने अपने अपने एंकर बना रखे हैं, वो एंकर काम के नहीं है। आपका अटेंशन एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। आपने कितनी उठा सकते हो, उठाने की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वहां पर सोचिए। मेरे जितने भी मंत्र हैं, हर मंत्र जो है एक इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला है। आप क्या 800 करोड़ लोग एक साथ भी आ जाएं तो भी वो सारे मिलकर उतनी एनर्जी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो तो यूनिवर्स का क्रिएटर है ना। एक प्लेनेट पे जितने भी लोग हो, हाउ डज इट मैटर। विराट तभी तो विराट है। तो आपका विराट का इन्वोकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उस विराट में कोई भी चीज जो है उसकी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। जब जितना डीप आप उस विराट से कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपको चीजों का बेनिफिट पता चलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट कनेक्शन का है, एनर्जी लिफ्टिंग का है, कितना लिफ्ट किया उसका है, कितना डालना है उसका है। जब अब कोई चीज, क्योंकि आरती 5-7 साल से कर रही है तो धीरे धीरे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप सबने देखना है कि स्कैनिंग में आपका कितना गैप है, कितना और ग्रो करना है। स्कैनिंग में आप जितना मर्जी ग्रो करें, बट एंड ऑफ द डे कोर ऑफ द मैटर क्या है कि आपको हीलिंग करनी है दूसरे व्यक्ति की या अपनी। कितना एनर्जी डालना है ये क्लैरिटी हुए बिना आप अपने, इसलिए मैं सबको बोलता हूं कंपलसरी मानिए बीज मंत्र का लिखना। कितने सारे लोग ऐसे हैं ग्रुप में जो कहते हैं कि मेरे को तो कुछ भी विजुअल्स नहीं दिखते, इसको इतने सारे विजुअल दिखते हैं। इट इज नॉट योर डोमेन ऑफ कंट्रोल। मेरे को विराट स्त्री पुरुष या महालक्ष्मी को देखना है, ये मेरी कैपेबिलिटी थोड़ी होगी। ये तो जिस दिन महालक्ष्मी की कृपा होगी उस दिन दर्शन होंगे। आरती को रोज होता है, दिन में 10 बार होता है, मेरे को आज तक एक बार भी नहीं हुआ। तो अब मैं यही लेकर बैठा रहूंगा कि भाई ये नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन उसकी मर्जी होगी अपने दर्शन देने की, वो उस दिन दर्शन दे देगा। मैं उसको क्यों बेंचमार्क बनाऊं। अगर आज मैं बेंचमार्क बनाऊंगा तो मैं बेंचमार्क बनाऊंगा
मुझे सुनाई दे रहा है। अब सबको सुनाई नहीं दे रहा, तो मेरा मेरा जो बेंचमार्क होगा मैं उस पे अपना वो गेम खेलूंगा ना। मैं क्यों अपनी सारी एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा उस पे लगाऊंगा। कुछ और हो रहा होगा जो मुझे पता होगा, मैं उधर अपनी एनर्जी लगाऊंगा। मैं मेरा पग समझा पाया? तो मेरा सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि जब आप हीलिंग करते हैं, कोशिश करिए जितना जल्दी वो विराट आपके भीतर जागृत हो। विराट आपके भीतर जागृत कब होगा? जब आप उतना डीपर कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होंगे। मैं मेरी मदर के बीच में कोई गैप नहीं है। मैं मेरी मदर के बीच में कोई गैप नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं मेरे मदर वूम में ही बैठा हूं। जितनी बार आप इस थॉट को अपने उसमें डालेंगे, तो आपके शरीर का कौन सा भाग है जो मदर नहीं है। जितना डीपर एंड डीपर आप इस चीज में जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी जल्दी मिनिमाइज होगी। बट हम उस डायरेक्शन में अपनी अटेंशन को नहीं लेके जा रहे। हम कंपैरिजन में अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखो उसको तो इतना दिखता है, उसको शायद ज्यादा बता दिया होगा, इसको जो है वो नहीं दिखता, इसको कम बताया होगा। हमें कंपेयर करने की क्या जरूरत है? हम सब महालक्ष्मी के अंदर हैं। हम सब वो मदर्स वूम के तौर पर मौजूद है इंडिविजुअली, तो व्हाई वी शुड वरी। वो हमारे यहाँ कहावत क्या है कि वो अपने बच्चे और दूसरे की पत्नी हमेशा अच्छी लगती है। तो जब हमारे को अपने थॉट प्रोसेस पे अपनी चीजों में आइडेंटिफाई करने की बात आती है, देखो मिसेस शर्मा को देखो कितना अच्छी तरीके से जो है ध्यान रखती हैं, और एक तुम हो, तुम मेरा ध्यान ही नहीं रखते। कितना नॉर्मल कमेंट होता है ये। बट एंड ऑफ द डे कंपेयर करके आपकी लाइफ थोड़ी शॉर्ट होगी। शॉर्ट तो अपने आप को अपग्रेड करके करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज ये रीटा सांघवी मैडम कहाँ से प्रकट हो गए आप? जूम यूजर कौन है? सर मैं हूँ रागिनी कस्तूरी। है जी, अच्छा। रागिनी। ओके, आजकल आप नाम लिखना बंद कर दिया आपने अपना, है? सर मोबाइल बदला है, बच्चे घर में है नहीं, इसलिए अच्छा थोड़ी अच्छा, सी नो दिक्कत हो प्रॉब्लम रही नो है। प्रॉब्लम। जी। तो वो दो चार पांच जनों का तो वो मोबाइल ऑफ करके बैठना ठीक था, ये सारे ही वैसे वाले इकट्ठे हो गए क्या यहाँ पे? ये सबके ही मोबाइल ऑफ हो गए? सब वर्किंग वाले हो गए क्या यहाँ पे क्लास में? राइट। आ गया। ऐसा लगता है एक ब्लैक बोर्ड से बात कर रहे हैं, कोई दिखता ही नहीं है तो। राइट, तो कहाँ से शुरू करें? पहले कल का बताइए कि कल का जो हमने वो बीज मंत्र का करा था, तो उसका क्या फर्क है? सॉरी मतलब। सर, कल शाम को मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, मुझे कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया था। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कल का रिकैप करते हैं, एक सेकंड दीजिए।
सो सॉरी, एकदम अर्जेंटली समथिंग। जी। तो हम लोग दोनों ने एक ही स्क्रीनशॉट शेयर करा मेरे को। सॉरी। तो हम लोग जो है प्राइमरीली, पहले कल का जो हमारा श्रीम रीम क्लीम वाला अप्रोच था, वात पित्त कफ के दोष थे, उसके बारे में क्या क्या क्लैरिटी है आप लोग?
लिस्ट ऑफ वात दोष क्या है? Sir, all kind of pain. Okay. तो पहला पार्ट ये कि गूगल करेंगे, गूगल पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द डिजीजेस ओरिजिनेटिंग बिकॉज ऑफ वात दोष, फिर लिस्ट आ जाएगी, वो लिस्ट एक जगह कैप्चर कर लेंगे। फिर दूसरा लिस्ट ऑफ डिजीजेस विच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ कफ दोष, फिर पित्त दोष, फिर वात पित्त दोष, फिर वात कफ दोष, फिर कफ पित्त दोष मेरे पास, और फिर वात पित्त कफ तीनों के तौर पे। तो अब मेरे पास में जो है वो स्ट्रक्चर जो बना वो इस हिसाब से बना सो दैट कि मैं सारी बीमारियों का उसमें लिस्ट आउट कर सकूं कि बेसिक अप्रोच में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती के बीज मंत्रों को यूज करके वो कैसे रिजॉल्व होगा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि भाई मतलब महालक्ष्मी ये वाले बीज मंत्र ये वाली बीमारी ठीक कर सकती है और माँ सरस्वती नहीं कर सकती है और ये महाकाली नहीं कर सकती है। सो लाइकवाइज हम एक डिस्कशन को इस तरह से भी बना सकते हैं। बट फंडामेंटली आप कोई सा भी एक बीज मंत्र पकड़े, उसको लिखते जाए, उसकी एनर्जी उठाकर अपने अंदर डालते जाए, यू कैन रिजॉल्व विद इवन सिंगल बीज मंत्र। बट अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से है कि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन वो कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो हम उस शॉर्टकट में व्यक्ति को ये गाइड करते हैं कि ये मैकेनिज्म इस बीज मंत्र या इस प्रक्रिया से भी रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम मल्टीपल डोमेन्स को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारा वात पित्त कफ जो है उसका फंडामेंटल डोमेन एक थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड है। उस थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के हिसाब से हमें सिम्टम्स डिटेल कि एक आयुर्वेदा के नॉलेज वाले व्यक्ति को क्या क्या चीजें पता होती है, वो बाय डिफॉल्ट भी हम वी कैन आइडेंटिफाई। तो हर बीमारी का एक एस्पेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम वात दोष पे बात करते हैं तो वात दोष का फंडामेंटल सिम्टम जो होता है वो पेन होता है, ड्राइनेस होती है। तो पेन और ड्राइनेस ये दो फंडामेंटल सिम्टम हो गए। आपके पास में कोई पेशेंट आ रहा है, वो इन दो चीजों के हिसाब से आ रहा है, इंस्टेंटली आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो आपको सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान रखना है फंडामेंटल सिस्टम कैसे चेंज होगा। अब वात रोगी आ गया, पेन पॉइंट है, आपने वात रोग का एयर एलिमेंट का कोर पॉइंट थ्रोट चक्रा आइडेंटिफाई करा और थ्रोट चक्रा को हील कर दिया, हील हो गया, पेन में रिडक्शन आ गया। आपने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि कितनी एनर्जी लिफ्ट करनी है, कितनी प्लेस करनी है। सो ये सारे के सारे थियोरेटिकल मॉडल्स हो गए। तो अब जो मैं आपको शीट्स दिखा रहा हूं ये उस थियोरेटिकल मॉडल का पार्ट है। यहां पर आपको जो ये स्लाइड्स हैं ये सारी आपको पढ़नी भी पड़ेंगी और रटनी भी पड़ेंगी, बिकॉज यहां पर जब हम बोल रहे हैं कि वात रोग वाला व्यक्ति जो है, तो वात रोग वाले व्यक्ति के फिजिकल फीचर्स कौन से हैं ये आपको रटना पड़ेगा। उसकी सेंसिटिविटी, बॉडी फंक्शन, स्लीप साइकिल, पर्सनल मेंटल एक्टिविटी ये आपको रटनी पड़ेगी। इट वोंट बी अ वन डे एक्टिविटी। ये कफ वाला जो बंदा है उसके फिजिकल फीचर, उसकी सेंसिटिविटी, बॉडी फंक्शन, स्लीप साइकिल, पर्सनैलिटी, और वो ये पित्त वाला ये उसका। ये
वात पित्त कफ के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या चीज का फीलिंग कौन से सीजन में होता है, गर्मी सर्दी के तौर पर क्या होता है, ये सारा आयुर्वेदा की डोमेन के हिसाब से है। मैं इसमें जितना पार्ट सबको सजेस्ट करता हूँ पता होने के हिसाब से, मैं बोलता हूँ 5 चीजें हैं। ये 5 चीजों का ध्यान रखिए, ये है स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। तो आपका ट्रायंगल जो है वो ये वाला है। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करिए। ये एयर से वात रोग होता है इनकम्प्लीट ब्रीदिंग में, और प्राण बनते हैं जब आप कंप्लीट ब्रीदिंग करते हैं। प्राण जब शरीर में बनते हैं तो विचार उत्पन्न होता है और वात अगर उत्पन्न होता है तो विषय उत्पन्न होते हैं, डिजायर्स। ये हो गया इस डोमेन का सिम्टम। जब आप वाटर डोमेन के हिसाब से देखते हैं, कंप्लीट ब्रीदिंग होती है तो आपका शरीर के भीतर ओज बनता है, इनकम्प्लीट ब्रीदिंग पर कफ बनता है। ठीक है जी। जब कफ बनता है, कफ से कीटाणु उत्पन्न होते हैं, सॉरी, इनकम्प्लीट स्थिति में जो है वो कीटाणु उत्पन्न होते हैं और कंप्लीट स्थिति में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। जब ये प्रक्रिया जो है हमारे भीतर बढ़ती जाती है तो बढ़ने पर ओज की उपलब्धि, ओज बेसिकली ऑरा के हिसाब से यूज होता है टर्म, बट इट इज कनेक्टेड विद कि बॉडी के अंदर स्पर्म और एग कितना स्ट्रांग है। जो फायर है उस फायर एलिमेंट की डिस्टरबेंस से, और जो कि इनकम्प्लीट ब्रीदिंग की वजह से जनरेट हो रही है, इसकी वजह से पित्त के रोग होते हैं। अगर वो नहीं है तो तेज उत्पन्न होता है। उस तेज के हिसाब से जो है वो व्यक्ति का क्लियर ऑरा वो बिल्ड होता है। क्लियर ऑरा मतलब ऑरा की भी एक प्राइम डोमेन जो है वो हेड रीजन बोला गया है, कि हेड रीजन के इर्द गिर्द जो है वो क्लियर ऑरा के तौर पे बोलते हैं। बाकी पूरा जो ऑरा जो है वो बॉडी पूरी रेडिएट करती है। पित्त से हमारे जो है वो अगेन कीटाणु बनते हैं, और ये पित्त जो है बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन रीजन में जो है, इंटेस्टाइन रीजन जो होता है उसमें जो कीटाणु होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। ये कीटाणु जो हैं ये पूरे शरीर में जो भी एसिड इन्फ्लक्स है उसको झेलते हैं, जिसमें कि नॉर्मली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने पर हमारा शरीर जो है वो इंटेस्टाइन में जो एसिड होता है वो इंटेस्टाइन को ही जलाना शुरू कर देता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत रेयर हो जाता है। तो ऐसे करके हमारी जो प्रक्रिया है उसमें अब अगर किसी व्यक्ति का एयर एलिमेंट डिस्टरबेंस है
मोटे मोटे याद रखने की चीजें बोल रहा हूँ सारी की सारी। जिस व्यक्ति का एयर एलिमेंट का डिस्टरबेंस है, उसकी स्किन में ड्राइनेस होगी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, स्किन में ड्राइनेस होने पर बार बार जो है वो अपनी स्किन को खुजा भी सकता है। ऑल दिस जो सिम्टम्स और एक्टिविटी है वो इस वजह से है क्योंकि कैसे है इसका। तो अब अगर स्किन में ड्राइनेस है तो रेमेडी क्या होगा इस सिचुएशन में? तेल मालिश। तो डायबिटीज जो है, अगर उसका ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो एयर एलिमेंट है, तो इन दैट सिचुएशन उस पेशेंट का स्किन में ड्राइनेस होगी, उसे बार बार प्यास लगेगी, वो बार बार प्यास के अगेंस्ट पानी पिएगा। जब बार बार पानी पिएगा तो भूख कम हो जाएगी, जब भूख कम हो जाएगी तो खाना भी कम खाएगा, जब खाना भी कम खाएगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर के सामने आता है, डॉक्टर कहता है अरे तुम्हारा एकदम से वजन कम हो गया, शुगर चेक कराई या नहीं कराई? स्ट्रक्चर लेकिन ऐसे मूव कर रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म। तो अब आपने क्या करा, आपको जैसे ही पहला सिम्टम आया कि आपके स्किन में ड्राइनेस हो गई, आपने सबसे पहले क्या करा? रेगुलर तेल मालिश कराना शुरू करा। रेगुलर आपने जो है अपना रात को सोने से पहले जो है वो कैस्टर ऑयल दूध के साथ में पीना शुरू करा। आपने रेगुलर जो है, और ड्राइनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन जो है वो फर्दर बीमारियों को, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स को, इन सबको इंक्रीज करेगा। तो आपने रात को जो है वो बादाम और मुनक्का भिगो दिए और सुबह उठते ही वो खाना शुरू करा। मुनक्का की वजह से आपके भीतर कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो जाएगा, होगा जरूर। अब होने के कारण क्या है कि ये ड्राइनेस, जब तक आप बीमारी के रूट कॉज को नहीं हटाएंगे तब तक ये साइकिल रिपीट होती जा रही है। अब आप इसमें, जो डायबिटिक होता है वो मेटफॉर्मिन लेता है एलोपैथिक सिस्टम के तौर पे। जब वो मेटफॉर्मिन लेता है, मेटफॉर्मिन का काम ये होता है कि जो भी भोजन बना उसमें शुगर बननी बंद हो जाए। जैसे ही ये प्रक्रिया जागृत होती है, इमीडिएटली आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन और फास्ट हो जाता है। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? जी रागनी बिल्कुल। मैडम बताइए क्या कह रहे हैं? सर आपने, हमें शुगर है ठीक है। लेकिन हमको ना तो प्यास लगती है, कॉन्स्टिपेशन जरूर रहता है, ड्राइनेस हल्की हल्की है, बाकी ऐसी ड्राइनेस भी नहीं है। तो आप खाना देसी घी में खा ही लेते होगे मतलब? बिल्कुल। तो ये तो मैं तो पहले कह रहा हूं ना कि ड्राइनेस को काउंटर करना है ना। ये ड्राइनेस मुझे ऐसी नहीं है कि मुझे दिक्कत हो, मेरे स्किन में मैं। तो जब आप देसी घी खा रहे हो तो ड्राइनेस कहाँ से आएगी? हाँ हाँ, ये बात है, ये बात है। एंड ऑफ द डे मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ 100% डॉक्टर की सलाह पे चलते हैं। डॉक्टर तो घी वगैरह आपका बंद करा ही देता है ना, पर आप सर घी मैं, खा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आपका डिस्टरबेंस भी। सर मैं, मेरा परहेज ना के बराबर है। हाँ बट ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात भी नहीं है कि हाँ भाई ये कोई गर्व से बताने वाली बात है कि परहेज मेरा नहीं है। भगवान की कृपा होती है कि जब व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है तो वो टाइम निकलता है। परहेज जरूर करना चाहिए, बट परहेज में रूट कॉज समझकर जब आप परहेज करेंगे वो डीपर इम्पैक्ट देगा। जो मैं ये कैस्टर ऑयल वाला बात कह रहा हूँ कि भाई रात को आप एक गिलास दूध पीजिए, तो जब आप एक गिलास दूध पिए वो खौलता हुआ गर्म होना चाहिए, उसमें आपने 2 चम्मच 3 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल डाल दिया, उसको अच्छी तरह गरम गरम दूध को चलाया, तो वो झाग वाला बन जाता है। ऐसे करके बार बार दूध को गर्म, खौलते हुए दूध को चलाएं और फिर जी। उसको धीरे धीरे सिप करके पी जाएं और फिर सो जाएं।
दो तीन दिन के अंदर ही आपका सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो है वो एड्रेस हो जाएगा। और सर मैं खाती भी हूँ, मुझे भूख लगती है, प्यास नहीं लगती, भूख लगती है। ठीक है, वो देसी घी का इफेक्ट है। वो देसी घी अगर अच्छा खाने को मिलता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान होता है। बट जहाँ नहीं मिलता वहां बड़ी समस्या होती है। दैट वे। मैं ये मैट्रिक्स समझा पाया हूँ सबको? जी मीनाक्षी जी, आप बोलिए। जी सर, समझ। ये जो आप कैस्टर ऑयल का उपाय बता रहे हैं ना, वो रोज करना है सर, या तो वीकली ट्वाइस थ्राइस ऐसा करना है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो बाय डिफॉल्ट उसको जो है वो रात को एक दो गिलास गाय का दूध पीना ही चाहिए, रात को और सुबह। गाय का जो दूध होता है उसमें 3.5% फैट होता है। भैंस का जो दूध होता है उसमें 5-6% तक फैट होता है। हमारे शरीर के लिए 3.5% वाला फैट बेटर होता है, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। जो 6% वाला फैट होता है वो नॉट इजी टू डाइजेस्ट होता है। बट हमारे जो घुटने हैं, जो हमारे शोल्डर्स हैं, जो हमारी एल्बोज हैं, उन सबको लुब्रिकेशन चाहिए ही चाहिए। और डॉक्टर सबसे पहले बोलता है कि भाई आप अपना देसी घी वगैरह बंद कर दो, सूखी रोटी खाओ। हाँ। वो सबसे पहले ये बोलता है। और हमारे पास भी एक डॉक्टर साहब है, वो उनकी भी कितनी 70 से 75 के बीच में उनकी एज होगी। तो वो उनके पास जाओ तो वो कहते हैं देखो, मेरे को देखो, मुझे 30 साल हो गए, मैंने आज तक सिवाय रोटी तोरी लौकी और सूखी रोटी खाता हूँ, और आज तक देखो फिट एंड फाइन हो, मीठा खाने की जरूरत ही क्या है। मैं कहता हूँ जी, आपकी जैसी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। बिना, अगर सिर्फ लौकी तोरी रोटी ही खानी है मुझे पूरी जिंदगी, तो मुझे तो ऐसी जिंदगी भी नहीं चाहिए। तो मतलब हर एक का एक पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं। अब मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो मतलब मैं तो खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मेरा काम थोड़ी है कि मैं जो है कुछ खाऊं ही नहीं। हाँ, अब अगर खाने के लिए पैदा है तो व्यायाम जरूरी है, शरीर की देखभाल जरूरी है, वो पॉइंट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले कुछ टाइम से छोड़ दूं अगर, अदरवाइज रेगुलर तो मेरा पिछले 4-5 साल में रेगुलर इवनिंग वॉक था, 40 मिनट्स मॉर्निंग 40 मिनट्स इवनिंग। या बैडमिंटन खेलता था तो 1 घंटा बैडमिंटन खेलने का था। सो ऑल दैट वाज देयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे यहाँ जो भी एस्पेक्ट है उसके हिसाब से हमारे को बहुत सीरियस काम करने की जरूरत है, वो ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी बीमारी या उसके हिसाब से, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि खुश्की होती है, यहां से कहानी शुरू हुई। तो खुश्की को काउंटर करने के लिए तेल मालिश, शरीर के ऊपर जो स्किन है उसके लिए। और अंदर जो है वो तेल मालिश नहीं कर सकते हम, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम कैस्टर ऑयल कंज्यूम करेंगे। सो ये मेरा पार्ट है जो मैं पूरी कहानी के तौर पे बताना समझाना चाह रहा हूं। अब कैस्टर ऑयल की बड़ी गंदी स्मेल होती है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसी चीज पीने से अच्छा है क्या करे। बट उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड फास्टेस्ट लुब्रिकेटिंग एजेंट। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करा है, बट कैस्टर ऑयल से ज्यादा फास्ट लुब्रिकेशन कोई तरीका जनरेट नहीं करता। जी घनश्याम सर। आ, मुझे एक वैद्य मिले थे, उसने बोला था कि अगर आप 2 चम्मच घी खाते हो, खाना चाहिए, लेकिन 2 माइल चलना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। 2 माइल चलोगे नहीं तो आपको घी खाने का अधिकार नहीं। तो आपको खाना भी है और चलना भी है। दोनों करोगे तो तुम्हारा चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और देखिए मैं ऐसा है, हमारा जो शरीर है ना वो 120 साल के लिए प्रोग्राम्ड है। हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये 120 साल चलेगा।
नहीं ध्यान रखेंगे तो 70-80 साल है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको देसी घी खाने का शौक है और टहलने का शौक नहीं है, तो वो 70-80 में जाएगा। ये बिल्कुल। एक बेस हो गया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से है। बट शुगर जो है उसके जो भी रिपरकशंस बॉडी के अंदर होते हैं, उसको अगर आप कॉन्स्टेंटली काउंटर करते रहेंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब अनमैनेजेबल रहे। 99% मैंने सारे डायबिटिक्स की लंबी उम्र ही देखी है। कोई ऐसा नहीं दिखा कि जो है 25-50 साल में ही मर गया हो। बट ये जो डॉक्टर जितना भी वो डर बनाते हैं उसके तौर पे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो लॉजिकल नहीं है। वो लॉजिकल नहीं है। जी नलिनी जी बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, बताइए मैडम। वो आपने जो कैस्टर ऑयल की रेमेडी बताई थी पैर में लगाने के लिए, वो मेरे क्रैक हील की प्रॉब्लम थी ना, तो जी उसको मैं लगाती थी एलोवेरा में मिला के, उससे बहुत ही अच्छा मतलब इफेक्ट आया, बिल्कुल सही हो गया। वो किसी चीज से ठीक ही नहीं होते थे। तो बहुत ही मतलब सही था। आरती का फॉर्मूला काम करा ना? आरती नहीं बताया था आपको फॉर्मूला? मैंने तो बताया नहीं था। हाँ, नहीं आप ही ने बताया था। कैस्टर ऑयल आप पैरों में ऐसे ही लगा लें, लेप कर लें। अच्छा, तो मैंने मुझे ऐसे उससे ध्यान है कि उसको बहुत ही आरती ने ज्यादा आपको बताया चिपचिपा था। लग रहा था तो मैंने एलोवेरा मिला लिया था। आपने हाँ नहीं, वो मॉर्निंग में। ठीक है। हाँ, वो वो ठीक है। बहुत अच्छा रहा उससे। मतलब मेरे हिसाब से कैस्टर ऑयल इज द फास्टेस्ट हाँ। फास्टेस्ट रेमेडी फॉर इम्प्रूविंग राइट। ये अपना क्या कहते हैं, क्रैक्स में काम करता है ये। जो भी इंटेस्टाइनल इश्यूज है उसके तौर पे, मतलब वो उसका कहीं कुछ भी, क्योंकि सबसे सस्ता तेल होता है कैस्टर ऑयल। बट उसके जो जो रिलीफ पॉइंट है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है महंगे से महंगे किसी भी चीज से लेकर। थैंक यू। एंड वो इंस्टेंट हड्डियों को सबको प्रभावित करता है। तो मतलब मैं तो सबको ही बोलूंगा कि कैस्टर ऑयल किसी भी तरह से अपने डाइटरी सिस्टम का पार्ट बनाए, उसको मालिश करें, ताकि आपको जो है कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक कोई दिक्कत हो वो टाइमली रिजॉल्व हो जाए। जी शशि अरोड़ा जी बताइए। नमस्कार सर। जी मैडम। सर आप पूछ रहे थे ना किसी ने यूज किया, सर मैंने यूज किया हुआ है कैस्टर ऑयल। मुझे काफी टाइम पहले एक बार कॉन्स्टिपेशन की, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी बहुत। तो कैस्टर ऑयल ही यूज किया था सर मैंने, लेकिन बहुत इफेक्टिव है उसके। मैंने कोई और मेडिसिन नहीं खाई सर उसके लिए। बस यूट्यूब पे देखा था कैस्टर ऑयल, तो मैंने कैस्टर ऑयल, हाँ थोड़ा मुश्किल होती है उसको पीने में। वो थोड़ा ऐसी ही होती है उसकी स्मेल तो। जो जो उसका तरीका भी है वो ऐसा है कि आप जो है दूध को पहले जो है खौला लीजिए खूब जबरदस्त तरीके से। जब दूध खौलते हुए आ जाए, मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है हम्म। सर, भी थोड़ा डिस्टर्ब है आवाज। पता नहीं क्या होगा इससे। तो मैंने देखा कि जो है दूध को पहले अच्छी तरह से खौला लीजिए। जैसे ही दूध खौल जाएगा उसके बाद जो एक खाली गिलास ले लीजिए, वो खाली गिलास में जो है वो 2 चम्मच 3 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल लीजिए। और वो जैसे वो हलवाई दूध देता है तो ऐसे करके चला कर देता है, वैसे जो है उसको चलाना शुरू कर दीजिए कि वो जब इतना ठंडा हो जाए। और क्योंकि बड़ा गिलास रखना पड़ता है क्योंकि झाग बनते जाएंगे। तो थिक होता वो है जो सर, बहुत थिक होता है ये ऑयल ना, इसको मिक्स करना भी बहुत जरूरी हाँ, वो होता है, इसीलिए मतलब उसके इसीलिए अंदर। बता रहा हूँ कि उसको मिक्स हाँ। करने का तरीका सिर्फ वो चलाना होता है। जैसे हम्म। जैसे आप उसको तेजी से चलाते जाएंगे वो झाग के साथ में मिक्स होता फैलना जाता है। शुरू हो जाएगा। और फिर राइट। जैसे ही वो इतना हो जाए कि वो एक साइजेबल उसके तौर पे पीने लायक उसका वो हो, आप उसको पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है इंस्टेंट उसमें आराम आना शुरू हो गया। सर मुझे तो सिर्फ 1 चम्मच से ही असर हो जाता था, क्योंकि 2-3 चम्मच से ना फिर वो ज्यादा ही लूज मोशन टाइप हो ज्यादा। जाता था, तो 1 चम्मच ही बहुत मोर देन इनफ होता था मेरे लिए। तो वही यूज करती थी मैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ।
कॉन्स्टिपेशन किसका किस लेवल का है इसका जी कोई तरीका नहीं है। हाँ ये कॉन्स्टिपेशन के लिए सब लोग कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। बट जी वो सर। कॉन्स्टिपेशन का जो रूट कॉज है वो मैं बता रहा हूं कि वात रोग जितने भी हैं उसमें बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिपेशन होता है। और हम जो एलोपैथी की दवाई खाते हैं डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायराइड में वो बाय डिफॉल्ट जो है कॉन्स्टिपेशन जनरेट करता है हमारे अंदर। अब यस उसके सर। लिए जब हम ये कायम चूर्ण वगैरह लेते हैं उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं सर, यस कायम हाँ। चूर्ण जो है वो बहुत फालतू की चीज है। नहीं वो अच्छा नहीं है सर। वो भी तो यूज किया इससे था थोड़ा टाइम लेकिन छोड़ दिया फिर। होम्योपैथी में एक दवाई है ओपीएम वो अच्छा काम करती है। वो कीर्ति मैडम से पूछेंगे तो वो फिर बता देंगे। ओके सर, थैंक यू जी सर। बताइए नेहा जी। सर ये पूछना था, जैसे आप ड्राइनेस, मेन तो रूट कोज ड्राइनेस के लिए बता रहे हैं ना, कैसर ऑयल। किसी को बुरी तरीके से डैंड्रफ हो तो क्या वो भी ये उस चीज को भी रूट कोज की तरह से काम करेगा उस पे? हाँ, बिल्कुल करेगा। आप सर थैंक में यू। भी कैस्टर ऑयल लगा सकते हो बट वो फिर उसको धोना ही पड़ेगा। कैस्टर ऑयल नहीं तो सर। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ग्रीस होती है वो चिपक ही जाता है पूरे उस पे। यस नहीं सर, वो सर, अगर हम मिक्स वो करके दूध में लगाना लें, पड़ता है सर, किसी दूसरे ऑयल में बेस ऑयल लेना पड़ता है। अगर दूध में लें तो जैसे क्या उन्होंने हम? मैडम ने बोला कि आप जो है कैस्टर ऑयल को जो है एलोवेरा के साथ में मिक्स कर लो। सर तो अगर हम दूध के एलोवेरा के साथ साथ लें में तब मिक्स भी करेंगे तो उस? बालों में उसको अच्छी तरह लगा सकते हैं। दोनों ही चीजें उसके लिए ठीक है। ठीक है, पीने में भी असर करेगा सर इस मीन्स की, क्योंकि वो इंटरनली, जैसे आप बता रहे हैं कि वो मैडम इंटरनल ड्राइनेस है। कॉन्स्टिपेशन जो है उसको अगर आप ध्यान से समझो तो हमारी मूलाधार चक्र जिसकी हम बात करते हैं मूलाधार चक्र से हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात करते हैं उसके साथ और 12-13 जो है और नाड़ियां होती हैं वहां पर। इस तरह से मूलाधार चक्र में 72,000 नाड़ियों के गुच्छे होते हैं। अब जैसे ही आपका वहां पे कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आप सबसे पहले ये समझो कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो 72,000 नाड़ियों के हिसाब से ब्लॉक होना शुरू हो गया। कौन कितना कॉन्स्टिपेशन झेल सकता है बस वो उसकी अपनी कैपेसिटी है। बट ये लगता ही है कि हाँ भाई ये एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। मतलब मेरा तो मानना ये है कि मैं अगर मेरे को गिवन अ चॉइस कि भाई मैं कॉन्स्टिपेशन या डायबिटीज के हिसाब से किसको बड़ी प्रायोरिटी मानूं तो मैं डायबिटीज को बड़ी प्रायोरिटी मानूंगा। तो सॉरी कॉन्स्टिपेशन को बड़ी प्रायोरिटी मानूंगा नॉट डायबिटीज। क्योंकि डायबिटीज भी कॉन्स्टिपेशन से ही ट्रिगर हो रही है। यहाँ फॉरेन कंट्रियों में तो सर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो यहाँ मैंने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वो मैक्सिमम पीपल को देखी है, मैक्सिमम। ऐसा जी ये फॉरेन कंट्री में जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। हमारी पुरानी जो खड्डी वाली टॉयलेट सीट थी वो बेस्ट थी क्योंकि उससे पेट दबता था और प्रेशर पड़ते ही सारा कचरा साफ हो जाता था। अब इन्हें उसमें भी जो है सिंहासन चाहिए। तो अब बैठ जाओ अपने सिंहासन पे घंटे 2 घंटे जितने भी हैं बैठे रहो। मतलब मैंने क्या हुआ घर में पुराने टाइम की बात है शादी से पहले की तो जो हमारा टॉयलेट था वो पुराने वाले वो खड्डी स्टाइल वाले ही टॉयलेट थे पुराने। तो मैंने वो जो है वो पैसे पास में थे मैंने फटाफट फटाफट सारा चेंज कराया मार्बल वार्बल लगा के और वो जो है वो यूरोपियन सीट जो है वो लगा दी। अब उसके बाद जब गुरुजी आए उन्होंने इतना डांट लगाया। मेरे फादर का हार्ट का जो प्रॉब्लम बढ़ा था वो भी उसके बाद में बढ़ा था जिसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी और ये सब कराना पड़ा। तो कॉन्स्टिपेशन का कितना डीपर इम्पैक्ट होता है इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो फॉरेन कंट्री वाले खुद ही पूरी दुनिया के उसके लिए प्रॉब्लम में है। एंड मतलब आप सोच नहीं सकते कि लाइफस्टाइल का क्लैश कितना ज्यादा होता है। आपको किसी चीज की आदत नहीं हो उसके बाद आप उस तरह के एनवायरनमेंट में फंस जाओ। तो हम लोगों का जो है एक बार वो ट्रिप था जो हमारे को वहाँ पे दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में रहने के लिए गए थे हम। अब हमें सबको रूम अलॉट हो गए।
ऑफिस का वो था। अब वो जो रूम अलॉट हुए, वहां टॉयलेट पेपर रखा था, वहां पानी था ही नहीं। अब 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, और हम पूरे कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे सब अपने अपने आस पास की जगह से गए थे। हमारा उस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं था। हमारा उसमें मतलब ऐसी मजाक की स्थिति बनी थी उस टाइम पे। वो पूरी कॉन्फ्रेंस इतनी सीरियस कॉन्फ्रेंस थी, एनुअल प्रोजेक्शन, एनुअल प्रेजेंटेशन। हमारा जब वो उसने पूछा, बंदे ट्रेनर जो था उसने पूछा कि भाई व्हाट डू यू सजेस्ट कि वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो हमने सबसे पहले सिवाय टॉयलेट सीट के और कोई बात नहीं करी, जितने भी जने थे। कि बोले जी अगली बार आप गांव देहात में चाहे कॉन्फ्रेंस रखना, लेकिन ऐसी जगह जहां पर की टॉयलेट सीट प्रॉपर हो, पानी के साथ वाला। नहीं था। तो ये तो वो लोग हैं जो ग्लोबली जिम्मेदार हैं सबकी तबीयत खराब करने में। ठीक थोड़ी हो रही है इन पे किसी की चीज के तौर पे। तो खैर एनीवेज, तो कुल मिला के जो हमारा पॉइंट, आप कुछ घनश्याम सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आ, मैं कैस्ट्रॉयल ओकेजनली लेता हूँ, लेकिन जी। रोजाना नाभि में डाल के उसका मालिश करके सो जाता हूँ। तो मॉर्निंग मेरा बिल्कुल इजी हो जाता है, तो कोई राइट। वो बैठना नहीं पड़ता है। आधा घंटा गया, वापस आया, फटाक से काम हो जाता है। तो ये जो, अगर हमको पीने का ठीक नहीं लगता है तो हम नाभि में भी डाल दें, आधा चम्मच जितना डाल के उसको अंदर, तो वो पूरे बॉडी में जहां भी जरूरत है वहां वो पहुंच जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है। कैस्टरॉल का ऐसा चमत्कार है। एक महिला का वो थायराइड नहीं ठीक हो रहा था, तो आरती ने बोला कि मैडम आप एक काम करो, थायराइड नहीं ठीक हो रहा है ना, आप गले पे कैस्टर ऑयल मलना शुरू कर दो। एंड यू वोंट बिलीव, 15 दिन के अंदर उसके थायराइड की रीडिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ना कोई उसने हीलिंग कराई, कुछ भी नहीं। सिर्फ कैस्टर ऑयल लिया और गले पे मलना शुरू कर दिया। सो कैस्टर ऑयल इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। आप पैरों में लगाइए, जिन महिलाओं के मतलब महिलाओं को ज्यादातर जो भी काम वाम करते हैं किचन का और उसका, उनके पैर फटने शुरू हो ही जाते हैं। वो कैस्टर ऑयल पैर में लगाना शुरू करें, मिराक्युलस डिफरेंस आएगा। जितनी भी फटी एड़ियां और वो सारा जो है, बहुत फास्ट रिपेयर करता है वो। जी सुशील जी। सर नमस्कार सर। कैस्टर ऑयल के ऊपर हमें तो बचपन में हम लोग हमेशा हर हफ्ते में लेते थे, लेकिन यहाँ पे सर वेस्ट में क्या है कि कैस्टर ऑयल ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज ही मिलता है। जो बाजार में जो बेचते हैं ना, इंटरनल लेने के लिए ऑफिशियली नहीं है, या उन्होंने वही था, उन्होंने बैन कर दिया पता नहीं। तो वही नहीं जो बट घनश्याम जी बोल रहे हैं ना कि नाभि पे लगाते हैं, वही लोग करते हैं आजकल। बट पता द नहीं उसके सेम ऊपर थिंग लिखा होता है ओनली अप्लाइज। फॉर एक्सटर्नल यूज। बट सुशील जी, वो वैसे तो देखिए मस्टर्ड कोई, ऑयल के लिए भी सेम सेम ही लिखा जाता है यहाँ पे। मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो यू हैव द विद द सेम कॉशन दैट इट्स फॉर एक्सटर्नल यूज। बट यू आर टेकिंग इनसाइड। या because you get that oil, but that is because their regulations, they have to put it. देखो ओके। जी, मैं मेरी समझ ये कहती है, अगर आप जितना भी जो नॉन भारतीय सिस्टम है पूरी दुनिया में, उसको जितना फॉलो करेंगे उतना लाइफ आपका खराब होगा। मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने जितनी भी इजाद करी है, ये अभी भी आजकल डायबिटीज पे आप देखेंगे, बहुत जल्दी डायबिटीज का सॉल्यूशन निकलेगा। उसका रीजन ये है कि पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो बिजनेस जो है, वही इम्पैक्ट होने लगा बिकॉज ऑफ डायबिटीज। की पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे हो पाएगा। तो आजकल पिछले 1 साल से मैं रेगुलर न्यूज फॉलो कर रहा हूँ। डेली दे आर डूइंग समथिंग पर्टेनिंग टू रिसर्च फॉर डायबिटीज। पहले उनके लिए डायबिटीज ही सबसे बड़ा मार्केट था, अब डायबिटीज से उठ के वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर आ गए। वो मार्केट चेंज हो रहा है। सो यू विल गेट गुड न्यूज वेरी फास्ट। न्यूज को ये रिलीज ही नहीं होने देना चाहते।
प्रोएक्टिव मेडिकेशन जो है वो उनके सिस्टम में ही नहीं है। वो जब तक बीमार पड़ा है तभी तक काम धंधा बढ़िया चल रहा है। हर नेगेटिव चीज, मतलब मैं एक दिन ये बैठकर सोचने लगा कि भैया कोई चीज हमारे देश में चल रही थी, उसके उलट किसी को सोचने की जरूरत क्या थी। भाई देसी गाय है, तो देसी गाय जो थी वो बड़ी बढ़िया थी। अब वो दो चार पांच रखनी पड़े, मतलब हमारे देश में ना पानी की कमी थी ना चारे की कमी थी, तो उसमें क्या दिक्कत मानते। बट उन्होंने स्पेशली होलिस्टीन, जर्सी, ये सारी ब्रीड्स डेवलप करी। तो मैं उसको देखने लग गया। तो जब मैंने ये ब्रीड्स वगैरह चेक करी तो ये याक के क्रॉस ब्रीड थे, गाय और याक। तो अब याक जो है वो भी पूरी दुनिया में नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं याक पूरी दुनिया में है, तो ऐसा भी नहीं है। टिपिकल कुछ माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जहां पर आपको याक मिलता है। तो मैंने कहा इतना पागलपन किसी को करने की क्या जरूरत है कि पूरे पूरे देश में वही ब्रीडिंग सेंटर के तौर पे कर रहे थे। सो ये पहला पार्ट था जो मैंने ऑब्जर्व करा। फिर अच्छी खासा सफेद लौनी हमारे घर में बनती थी, तो वो सफेद लौनी की बजाय जो है येलो बटर करना शुरू कर दिया। अब मक्खन और नमक दोनों कभी साथ साथ नहीं चलते, बट उन्होंने उसमें नमक ही डाला। तो मेरे को फिर सेकंड टाइम आया कि भाई ये सब क्यों। तो उनका जो रिसर्च का बेस है, दैट बेस इज नॉट इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बींग्स। उनका रिसर्च का बेस कॉमर्शियल है। अब जब कोई चीज कॉमर्शियली चलेगी तो ऑब्वियसली हर कॉमर्शियल चीज आपके इंटरेस्ट की होगी ही नहीं। आपको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको कोई एक बैच प्रोसेस सॉल्यूशन दे रहा है, पूरा आयुर्वेद पूरी दुनिया में इसलिए रिस्पेक्टेड है बिकॉज आयुर्वेद इज ए कस्टमाइज सॉल्यूशन। वहां नाड़ी पकड़नी है और आपके अनुसार दवाइयां बतानी है। रेस्ट एवरीवेयर इट इज नॉट दैट। उन्होंने बहुत इस बात की कोशिश करी, उसके लिए होम्योपैथी के तौर पे करा। बट जब उन्होंने होम्योपैथी के तौर पे बेसिक वो उसका एस्पेक्ट को स्टडी करा तो उन्हें पता चला कि होम्योपैथी हम कस्टमाइज तो कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है उसमें उतना फाइनेंशियल गेन नहीं है। अब कोई चीज का फाइनेंशियल गेन नहीं है तो पूरी दुनिया में वो होम्योपैथी का मार्केट ही ठप हो गया। सो लाइकवाइज जी, रीना जी बताइए क्या कह रहे हैं आप। जी रीना जी, आपने हाथ रेज कर रखा नमस्ते है। सर जी। जी मेरे को पूछना था कि यहाँ पर ना हमारे पास ब्लैक कैस्टर ऑयल मिलता है। जी जी, यहाँ पे है ना ब्लैक कैस्टर ऑयल मिलता है। एक्सटर्नली यूज करें तो काफी इफेक्टिव है, लेकिन श्योर नहीं है कि खा सकते हैं कि नहीं। उस पर लिखा हुआ नहीं रहता है कि इफ इट इज एडिबल और नॉट। वाइट क्वेश्चनेबल है, मार्केट में मिलता है छोटी छोटी बोतल में, लेकिन उसमें लिखा नहीं रहता है कि इट इज एडिबल करके। आप यूज व्हाइट कर कैस्टर ऑयल सकते हैं। बाहर से आता है, ब्लैक लोकली मेड है। ब्लैक कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं आप। मैं घर में ओके, बनाती हूँ एंड लाइक यू टू कैन यूज इट, बट इट्स स्ट्रॉन्गर टू देन व्हाइट। हाँ हाँ, काफी स्टिकी है। लाइक इट इज गुड फॉर हेयर और स्किन के ऊपर भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन डाउटफुल है कि कभी खाया नहीं है, लाइक यू नो नेवर कंज्यूम्ड इट। और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है। मैं तो राजस्थान में बहुत, इसको हिंदी में अरंडी कहते हैं। यहाँ राजस्थान में मैं, क्योंकि मेरे गुरुजी के आश्रम के आसपास जो है ये अरंडी की खेती होती थी, वो बहुत सेफ है। पूरा ब्लैक होता है एंड वेरी स्टिकी। हाँ, हाँ, तो उसके तौर पे दैट इज वेरी इफेक्टिव। जी वर्षा जी बताइए। तो आप सर, म्यूट करके कैसे हाँ हैं। जी, हाँ जी सर, मैंने लिंक पोस्ट कर दिया ग्रुप में। अगर यूएस में कोई रहते हैं तो यूएसडीए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ऑयल मिलता है। वो ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ लोग, मतलब अगर छोटी सी मशीन होती है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की, तो आप सीड्स लाकर खुद भी घर में अपने लिए ऑयल निकाल सकते हैं। वो सबसे मतलब प्योर, आप योर इट्स कंफर्म्ड सोर्स ना, तो वो कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं घर में बनाती हूँ और कभी कभी यूएसडीए से भी मंगवाती हूँ। तो बोथ आर एंड वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑयल मिलता है, ओनली फॉर पीपल हु आर लिविंग इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सर। लेकिन लेकिन यूएस में तो इंडियन स्टोर्स में भी मिलता है कैस्टर ऑयल। हाँ, पर कभी कभी ना उसमें एडल्ट्रेशन होता है,
तो ये बिल्कुल सर्टिफाइड आपको मिलेगा, इसलिए मैंने वो लिंक पोस्ट कर दिया है। अच्छा, थैंक यू। अब रिसर्च खत्म हो गई तो मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं? आवाज गई। मैं कह रहा हूं कि सब लोगों का कैस्टर ऑयल का रिसर्च खत्म हो गया हो तो मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं? मेरा मेन मुद्दा था बीमारी के साइड इफेक्ट्स और उसको काउंटर करने के हिसाब से। हम 20 मिनट से एक ही चीज में डिस्कस करे जा रहे हैं। मेन पार्ट जो होता है उस पे आइए ना। वात रोग के बाद कफ के रोग, पित्त के रोग, उस पे भी तो जाना है ना हमारे को। आपको ये स्लाइड सबको रटनी पड़ेंगी। आप सब लोगों को ये वाली स्लाइड जो है रटनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब व्यक्ति को जो है वो वात की बजाय जो है कफ रोग हो गया। अब कफ रोग होने पर क्या होगा पेशेंट को? किसी को अगर कफ हो रहा है तो उसको क्या इफेक्ट होगा? गले में क्या इफेक्ट होगा? So chest congestion, गले में। चेस्ट में क्या इन्फेक्शन गले वो होगा? नोज में हम्म क्या होगा? हम्म सो ये सारे के सारी चीजें कफ के सिम्टम्स के तौर पर हो गया। कंजेस्ट हो जाएगा, वोंट अलाउ टू मूव फ्रीली। अब जब कंजेशन होगा तो कफ का पेशेंट जो है उसका सिम्टोमेटिकली चेक करना होगा। तो आप क्या कहोगे? भाई मैं उसका ना चेहरा देखना शुरू करूं। चेहरे पे क्या होगा उसके? ऐसे हाथ यूं फेरेगा और ऑयली सा फेस हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? या सो बाय डिफॉल्ट जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसको कफ का प्रॉब्लम है, रेगुलर है, तो सबसे पहले उसको जो है आप फेस से देखोगे तो फेस और उसकी स्किन जो है वो ऑयली होगी। अब जब ऑयली स्किन होती है तो कहीं पर वो बॉयल्स भी फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस हो गया जिसको कि आप कॉन्टिन्यूसली मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और ये फिजिकल फीचर जब आपको पता चल जाते हैं तब आपको पता है कि आपको कौन सा बीज मंत्र कितनी क्वांटिटी में लिखना है सो दैट कि वो डिजीज का डिसअपियर एंड हो। तो मैं किसी को ये बोलता हूं कि आपको हीलिंग की जरूरत है तो हीलिंग करवाइए। अदरवाइज आप अगर बीज मंत्र लिखने का अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑन इट्स ओन। कोई हीलिंग कराए, मोस्ट वेलकम, हीलिंग कराने के तौर पर नहीं। बट आपको रेमेडी जब आप किसी को दे रहे हो तो उसको ये पता रहे कि उसको कितने टाइम में ये बीज मंत्र लिखने से फर्क पड़ेगा। इसलिए हमने उसको 1 ईयर साइकिल बोला, इसलिए 43 डेज की 9 साइकिल्स की बात करी, इसलिए ये पुरस्चरण टर्म बनाया। क्योंकि ये जो 9 माइलस्टोन का अचीवमेंट जो है ये आपके शरीर में एक फिनोमिनल एनर्जी चेंज जनरेट करता है ईच साइकिल ऑफ 43 डेज। तो जब आप किसी चीज को रिलीजियसली, अब जैसे किसी व्यक्ति ने बिल्कुल ही घसीट मार रखी है, इतनी गंदी हैंड राइटिंग है
कि 5वीं क्लास का बच्चा भी शर्मा शर्मा जाए कि जी इतनी गंदी हैंडराइटिंग है। तो आपको फर्स्ट लेवल फोकस क्या करना है, आपका हैंडराइटिंग साफ रहे। जैसे जैसे आप उस प्रोसेस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कफ वाले व्यक्ति को आंखों में कीचड़ बहुत ज्यादा बनता है। कफ वाले व्यक्ति को कान में मैल बहुत ज्यादा बनता है। सो ये सिम्टोमेटिक प्रोसेस हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति जो है उसको क्या चीज से आप तुरंत देखते ही पहचान सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति को कफ की है, तो कफ का जिसको प्रॉब्लम होगा उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हॉट एंड कोल्ड ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा। उसको जरा सा भी ज्यादा आप कोल्ड टेम्परेचर में रखेंगे उसको वो झेला ही नहीं जाएगा। तो अगर व्यक्ति इस बात की कंप्लेंट कर रहा है उसको रात को ठंड लगती है, या जिस टाइम पर सब लोग एसी चला के बैठे हो वो एक ऐसे कॉर्नर ढूंढे जहां पर कि उसको ठंड का फीलिंग आ बहुत रहा है, ज्यादा कम। दैट मीन्स वो कफ प्रकृति है। तो ये जितनी भी आप सिम्टोमेटिक प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे यू विल बिकम अ बेटर हीलर। तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इस हिसाब से हैं, उसी तरह से उनके बिहेवियर पैटर्न को देखना है। अब किसी के चेस्ट में अगर कफ भरा हुआ है तो क्या वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की वॉक कर सकता है? रागनी मैडम कितना वॉक करती हैं रोज? सर मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। और कब से कर रही है ये कोरोना के बाद, बल्कि आप कहिए 2015 से। हाँ फिर ये ठीक है, बढ़िया। आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को और करिए तो और बढ़िया है। ठीक है सर। तो जब कोई व्यक्ति कफ से पीड़ित है वो ज्यादा वॉक नहीं कर सकता, पहला पार्ट। ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता, ज्यादा मतलब कोल्ड टेम्परेचर के तौर पे उसकी एफिशिएंसी इम्पैक्ट हो जाती है। और ये कफ जो है ये लंग से एक तरफ होता है हार्ट और दूसरी तरफ होता है ब्रेन। आप लोग कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कहते हो ना, जो ये कफ होता है, जो ये कफ होता है ये कफ हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू आर्टरीज को ब्लॉक करता है। और जब ये हार्ट के बीच में या ब्रेन के बीच में आता है तो यहां पर ब्रेन स्ट्रोक होता है और यहां पे हार्ट स्ट्रोक होता है। फंडामेंटल रीजन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता स्ट्रोक में, फंडामेंटल रीजन होता है ब्लॉकेज का कफ। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति को कोई भी तरीके का स्ट्रोक हो रहा हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ये अपना ब्रेन का स्ट्रोक हो,
उसको कोशिश करनी चाहिए अपने हाथ को अभय मुद्रा में कर ले। जितना ज्यादा वो अभय मुद्रा करेगा, सर अभय मुद्रा बताइए तो सही। अच्छा ये। ये हाथ है, जी। ये दोनों उंगलियां, ये ऐसे कर ली, ये इंडेक्स फिंगर ये अंगूठे की थंब में चली गई, ओके। ये अभय मुद्रा है। थैंक यू सर। और ये दोनों हाथों से लगा के बैठे और अपने ब्रीदिंग को नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। मान लीजिए आप कभी किसी ऐसी स्थिति में कहीं फंस जाए जी। कि जिसमें कि आपको कोई एलर्जी अटैक हो, कोई हार्ट अटैक हो, कोई पैनिक मतलब ये पैनिक अटैक हो, कैसा भी अटैक है, उस टाइम पर आप ये अभय मुद्रा में बैठ जाइए और अपनी अटेंशन को अपनी ब्रीदिंग पे रखिए। आपको कितना भी हार्ट में दर्द हो रहा हो, ब्रेन में दोनों कनपटी में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अपनी अटेंशन को सांस के ऊपर रखना। और आपको कोई मेडिकल एड मतलब रात को आप घर में अकेले हो और ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो आपको सबसे पहले इस मुद्रा में बैठना है। और जैसे ही आप इस मुद्रा में बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है उसमें सिस्टमैटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर वो पूरा फेज ही सबसाइड कर जाएगा। ठीक है सर। तो कैसा भी अटैक की स्थिति हो, आपके पास दवाई नहीं हो, आपके पास डॉक्टर नहीं हो, ये चीज मिराक्युलसली काम करती है। और अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में, पहले अटैक पड़ते थे सारे बुढ़े बुढ़ियाओं के हिसाब से, आज अटैक पड़ रहे हैं 30-40 साल के बच्चों को। नाश्ते की टेबल पे खाना खाते खाते जो है अटैक हुआ और वहीं मर गए। तो आपको अभय मुद्रा का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसकी जरूरत है। एंड कफ का जो बेस्ट रेमेडी है विदाउट मेडिसिन इज ड्रिंकिंग हॉट वाटर। फिनोमिनल रिजल्ट्स है। ये भाप भी लेते हैं? हाँ, भाप हर एक को सूट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे भाप बिल्कुल नहीं सूट करती। मैं भाप लेता हूँ, मेरे को बड़ा सफोकेटिंग फील होता है, तो मैं भाप नहीं लेता। मेरे को उतना हॉटनेस और वो जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। एंड टिपिकली मतलब वो जो मॉइस्चर जो होता है वो मुझसे नहीं जलता। हॉट मॉइस्चर जो होता है ना वो, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट। तो मैं तो अपना पर्सनल उसके तौर पे बता रहा हूँ कि इसका जो इफेक्ट होता है वो किस तरीके से उसके तौर पर होता है। ठीक है, ठीक चलिए है सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा वात, कफ, पित्त। पित्त में क्या होता है? इसका बाकी है। सर बताया तो है। पित्त अधूरी सांस से पित्त के रोग होते हैं, और पूरी सांस लेते हैं तो तेज उत्पन्न होता है। पित्त से कीटाणु बनते हैं। आंतों में एसिड आते जो है वो एसिड को झेलते हैं। ऑटो राइट, इम्यून डिसऑर्डर से को जलाना शुरू कर देता है। ये बताया सर आपने। ठीक है। अब इसके वो देखते हैं। अ, कोई व्यक्ति है जिसका पित्त प्रकोप ज्यादा होता है, ठीक? तो अगर किसी का पित्त प्रकोप ज्यादा होगा तो क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे? पित्त किससे होता है? क्रोध से। तो जो व्यक्ति के एंगर इश्यूज हैं, Thank you very much. जिस व्यक्ति को एंगर इश्यूज हैं, उसका शरीर कैसे होना चाहिए? लंबा चौड़ा। क्यों होना चाहिए?
लंबा चौड़ा शरीर क्यों होना चाहिए पित्त प्रकोप के व्यक्ति का? जी हरनीत जी बताइए। पर सर आइडिया नहीं है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। आप जो भी सोच के बता सकते हैं, बताइए कि पित्त प्रकोप के व्यक्ति का जो शरीर है वो लंबा चौड़ा क्यों होना चाहिए? लड़ सकते हैं वो फिर। है जी। लोग लड़ सकता है, ही कैन फाइट विद अदर्स। क्रोध आता है तो हाँ, वैसे लड़ाई आपका झगड़ा तो आंसर होगा बड़ा ही। करीब है ओरिजिनल आंसर के तौर पे। मुझे गुस्सा करने की आदत है, मैं कहीं भी फैल जाता हूँ, गुस्सा करता हूँ। अगर मेरा शरीर लंबा चौड़ा नहीं होगा तो कभी ना कभी तो मार खानी ही पड़ेगी ना। मार खानी पड़ेगी या। तो मार खाने से आप तभी बच सकते हो जब आपका शरीर लंबा चौड़ा हो। तो इसलिए पित्त प्रकोप वाला व्यक्ति जो है उसकी नेचुरल बिहेवियर पैटर्न एंगर ड्रिवन होता है। जैसे जैसे वो एंगर उसका बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो एंगर कहीं कहीं मार खिला सकता है। वो मार खिलाने वाला व्यक्ति जो है, मतलब जिसको मार खानी पड़ेगी, वो लंबा चौड़ा होगा तभी बच सकता है। अगर कमजोर शरीर होगा तो वो गुस्सा करेगा ही नहीं, अरे नहीं यार, अपन को ही मार खानी पड़ेगी, रहने दो ना, अपना काम ऐसे ही चला लेते हैं। तो फिर वो क्रोधी स्वभाव नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो ठंडा कैसे करे? है जी। किसी को ये क्रोध बहुत आता है, उसको ठंडा कैसा करे? नहीं देखिए, ऐसा है वो ठंडा तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन बेसिक पार्ट जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको इस बात को देखना है कि व्यक्ति के फिजिकल सिम्टम की उसको देखा और देखकर आप बताना शुरू कर दो कि ये व्यक्ति जो है इसका पित्त वो है, पित्त स्वभाव है, कफ का स्वभाव है या वात का स्वभाव है। आपको तो हीलर बनने के तौर पे देखना है ना। तो जब आप हाँ, उस तो वो तरह से हीलिंग। उसको देखेंगे तो आपको इसका क्लैरिटी रहेगा। अब इसको जो है हमने बोला कि ये एसिड रिफ्लक्स जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो एल्कलाइन डाइट जो है ये इसका टारगेट हो गया। ऐसे व्यक्ति को रेगुलर अपनी डाइट में छाछ वगैरह जरूर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पानी के साथ में नींबू डाल के जरूर पीना चाहिए। तो जैसे जैसे वो एल्कलाइन डाइट की तरफ बढ़ता जाएगा उसका एसिड इन्फ्लक्स कम होता चला जाएगा। अच्छा पार्ट ये होता है कि जितने भी ये पित्त प्रकोप वाले हैं कि इनका शरीर लंबा चौड़ा, तो शरीर लंबा चौड़ा तब रहता है जब ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो जब ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट होता है तो वो एसिड इन्फ्लक्स भी झिल जाता है। ठीक है जी। अब जिनके एसिड इन्फ्लक्स ज्यादा होता है उनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, गर्मी भी ज्यादा लगेगी। तो जैसे जैसे आप एक पर्सनालिटी के सारे एट्रीब्यूट्स को देखना समझना शुरू करेंगे, आपके सामने ये पूरी स्लाइड्स बिल्कुल क्लियरली आपको, जितना ये याद कर लेंगे इससे आपको बेनिफिट सिर्फ ये रहेगा
कि आपको पेशेंट को देखना है और देखते ही उसके सिम्टम बताने का मन करे तो आप वो आराम से बता सकते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो एज ए हीलर हमारे को कुछ मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें किताबें देखनी पड़ती हैं, बट जहां पर हमें किताब देखने की जरूरत ना पड़े वहीं पर ही वो मतलब वो हीलर वो उसी को बढ़िया लेवल पर बोलेंगे। तो ऐसे करके मतलब मैंने ये स्लाइड सिर्फ जो है हाउ इन्फ्लुएंशियल यू कैन बी उसके लिए बनाई है एज ए हीलर। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना बोले वो तो मैं फलाने ज्योतिषी के पास गया था, बैठा रहा, उसने बस मुझे लाइन से सवाल बताने शुरू कर दिए। तो बहुत ही इंप्रेसिव व्यक्ति था, बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति मिला अब की बार तो वो सिद्ध नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, जितना प्रैक्टिकली वो पकड़ लेता है, जितनी प्रैक्टिस हो जाती है, अगर हर चीज किताब से उठाकर देखेगा तो वो वाला एस्पेक्ट बनेगा ही नहीं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज डिजीज स्पेक्ट्रम। हमारे को डिजीज का पूरा स्पेक्ट्रम क्लियर। जी बताइए क्या कह रहे हैं? जी जी। सर ऐसा तो कम ही लोग होते हैं जो सिर्फ वात होते हैं, पित्त होते हैं, कफ होते हैं, मैक्सिमम तो कॉम्बिनेशन ही होते हैं। एक्चुअली अगर आप स्केल की बात करेंगे तो प्योर फॉर्म होती है, सब लोग उसमें नहीं जाते ना, वात पित्त कफ के तौर पे तीनों मिक्स वाला तो नहीं होता, रेयर पॉसिबिलिटी होती है। बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, बॉडी अपने आप उसको जो है वो कैटेगराइज करती रहती है। क्वांटिटी ऑफ पीपल के तौर पे अगर आप बात करेंगे तो एज स्पेसिफिक ज्यादा होता है। अब इसको ऐसे ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति को एसी चला के सोने की आदत है, एक व्यक्ति को एसी में चलाने की सोने की आदत नहीं है, तो ज्यादा लोग वो वाले होंगे जिनको एसी की आदत नहीं है, कम लोग होंगे वो वाले जिनको एसी की आदत है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ देयर प्रकृति। बिकॉज ऑफ दी प्रकृति। प्रकृति क्या करेगी मैडम? एसी चलाने में पैसे खर्च होते हैं, और पैसे चलाकर जो है वो सोने के लिए जो है कि मतलब पैसे पास में हो और एसी चला के मैं सुबह शाम तक आराम करूं, ये सबकी किस्मत थोड़ी होती है। तो अगर 800 करोड़ लोग हैं तो सब लोग एसी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो अफोर्ड करते हैं उसमें तो परसेंटेज तो अपने आप ही कम हो गया ना। एक हेल्दी व्यक्ति अनहेल्दी वाले को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमारे पास आप जितनी भी बीमारियां देखेंगे वो सारी बीमारियों में वो लोग हैं जो लोग फिनेंशियली वेल ऑफ है। पूरी दुनिया में फिनेंशियली वेल ऑफ आर ओनली 4%। डायबिटीज 10% लोगों को है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड ग्लोबल पॉपुलेशन में 10% है। तो यानी कि गरीब आदमी हेल्दी है, उसकी बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। बट उसका जो लाइफस्टाइल है वो बीमारियों को पास में नहीं आने देता। कोविड में ग्लोबली जितने भी लोग मरे, गरीब लोग ना के बराबर मरे। सो मच सो दैट कि अस्पतालों के अंदर जो अटेंडेंट थे, डॉक्टर तो आता ही नहीं था अस्पताल में कोविड के टाइम पर, जो अस्पताल में अटेंडेंट थे, स्वीपर थे, उनमें से कोई नहीं मरा। वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की डोमेन में थे, फिर भी इन्फेक्शन ने उन्हें टच नहीं करा।
इन्फेक्शन किसको टच कर रहा था? जिसके पास पैसा था। तो करेक्ट। जो दशांश करने का पार्ट है, वो दशांश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान भी वहीं पर ही एक्शन दिखा रहा है ज्यादा, जहां फाइनेंशियली वेल ऑफ है। जो सुबह शाम तक मजदूरी करके धक्के खा रहा है, उसको बीमारी भी उसी के लेवल की मिल रही है। सर कंक्लूजन ये है कि मेहनत जो लोग करते हैं, चलते फिरते हैं, वो ज्यादा फिट है वनस्पति जो लेटे बैठे रहते हैं ज्यादातर। मतलब नहीं समझा, क्या बोला आपने? जो लोग मेहनती हैं, जी। लेबर करते हैं, उन उनसे थोड़ा मतलब वो ज्यादा इम्यूनिटी उनके पास ज्यादा होती है। वनस्पति जो बैठे बैठे काम करते हैं या आराम पसंद हैं उनकी। मैडम ये तो ऐसा है ना, रेशो प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे लोगों का, तो वो उसी तरीके से भी तो है ना। जी। हमारे यहाँ अगर आप परसेंटेज निकालोगे आप सभी की, तो परसेंटेज रेशो भी तो उसी तरह से निकलेगा ना। बट बिल्कुल बैठ सही। के खाने वाले ही लोग है ना ज्यादातर। सही कह रहे हैं। हर घर में तो नौकर लगे हैं। हाँ, हमें पैसे दे के भी नहीं मिल रहा ना अपना तो। सर मैं आज नहीं, वो लोग भी यही कहते थे, कहते मैम ये हमको कुछ नहीं होता है, ये तो सब बड़े लोगों की बीमारियां हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। मैंने मैंने जब इस पॉइंट पे काम करना शुरू करा है, मैं सबको सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप इस बात को आइडेंटिफाई करिए कि बीमारियां पैसे वालों को क्यों ज्यादा हो रही हैं, जो कम पैसे वाले हैं उनको क्यों नहीं हो रही। मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो पैसे वाले लोगों को हो रही है, गरीब आदमी को नहीं हो रही। तो अगर हमारे यहाँ ऐसा सिचुएशन है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि हमारे लाइफस्टाइल ट्रैक हो रहे हैं, और जिस तरीके का लाइफस्टाइल हमारे को इन्फ्यूज किया जा रहा है, उस लाइफस्टाइल में हमारे को बीमारियां देने के हिसाब से काम हो रहा है। क्योंकि एक मशीनरी जो है, उसके पैसे तभी बनेंगे जब आपकी लाइफ ड्रिल होगी। अब मेरा लाइव एग्जाम्पल था, जब मैंने उसको देखा था अटल बिहारी वाजपेयी को, वो लंगड़ाता हुआ, कांपती टांगों से उसको जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए चढ़ाया गया। उम्मीद ही नहीं थी कि ये शपथ लेते लेते ही ना निमट जाए। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज अ आई ओपनर फॉर मी। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब मुझे समझ में आया कि ये कैसे ठीक हो सकता है। इसके ठीक होने के पीछे इसका मतलब कोई एक मशीनरी ऐसी है पूरी दुनिया में, जो हेल्थ सिस्टम में एक फिनोमिनल एक्टिविटी के तौर पे काम कर रही है। वहां पर आपको पैसे खर्च करने हैं और आप उसके बाद ठीक हो रहे हैं। तो एक मशीनरी तो उतनी एक्सेप्शनल थी। 2,500 बिलियनर्स थे, जो नीचे के निपट वाले थे, वो मुश्किल से 200-400 बिलियनर जो है वो मरे। अदरवाइज कोई बिलियनर डेथ नहीं हुई। तो जब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप अपना 5,000 करोड़ का विजन बनाएं, उसका रीजन ही सिर्फ ये है, पूरी दुनिया में 5,000 करोड़ की ब्रांड है कितनी? 5,000। अब अगर आप उस ब्रांड और उस एस्थेटिक्स के साथ में अपनी सोच को कनेक्ट करेंगे, आपका सारा एक्टिविटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे को वो थॉट प्रोसेस से कनेक्ट नहीं होने दिया जा रहा, फियर और बाकी सारी चीजें दी जा रही हैं, इसलिए हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे आप उस थॉट प्रोसेस के साथ मैं से देखो तो कनेक्ट करेंगे, वो एस्पेक्ट ऑफ थॉट जो है आपको मेंटल फ्रीडम देगा। भाई आपके घर में एक 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है, आपको हर समय ये बुखार रहेगा कि मेरे घर में 1 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है, क्या होगा मेरा? आपको फियर ही फियर रहेगा, चारों तरफ जरा सा भी खटका होगा
और जिसके 5,000 करोड़ है उसको क्या करना है, उसको कोई डर नहीं होता। तो मैंने जब इस पॉइंट को ऑब्जर्व करा तब मुझे पता चला कि अच्छा ये एक बहुत लार्जर सिस्टम है, हमें ये लार्जर सिस्टम नहीं बताया गया। और एक वो हमारे को स्टोरी वगैरह सुनाते थे, तो उन्होंने बोला कि एक ट्रेन में एक जैन और एक मारवाड़ी दोनों एसी फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में एक साथ सफर कर रहे थे। अब मारवाड़ी जो था उसकी जो वीकनेस थी वो ये थी, उसको नींद बड़ी जल्दी आ जाती थी। अब मारवाड़ी ने कहा कि ये जो जैनी है, मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना थोड़ा जागता रहेगा तो पता चलेगा कि यहाँ काम है। तो उसने क्या करा, भाई साहब आप, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, आप ज्यादा पैसे वैसे तो नहीं लेके चल रहे ट्रेन में? बोले क्यों? बोले परसों ही यहाँ पर जो है एसी फर्स्ट क्लास में जो है वो दो महिलाएं थी, वो रात को जो है दोनों मरी मिली और उनके सारे पैसे वैसे जो है वो ले लिए गए। और ये तो अभी की बात है, 3 4 5 दिन की। पिछले महीने जो है दो आदमी थे, तब वो भी जो है ऐसे ही कर लिया गया था। करते करते उसने 1 1.5 घंटे में खाना खाते खाते उस आदमी को इतने जान प्राण सुखा दिए, वो बेचारा डर के मारे पूरी रात जागता रहा। फिर वो मारवाड़ी सुबह उठा, और मारवाड़ी तो घोड़े बेच के सो रहा था। वो जैनी के पास में मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख रुपए कैश होंगे, जो मारवाड़ी था वो कम से कम 25 50 लाख रुपए लेके चल रहा था। फिर वो सुबह उठता है, नहीं नहीं भाई साहब आप तो पूरी रात ही जागते रहे, वो असल में क्या था, मुझे नींद की बड़ी बुरी बीमारी है, मुझे जब नींद आती है तो मैं घोड़े बेच के सो जाता हूँ, इसलिए मैंने आपको जगाने के लिए बोल दिया था, इतनी बुरी हालत भी नहीं है। वो कह के अपना ट्रेन से उतर गया और चला गया। हम सबकी लाइफ वैसे ही है, हमें थोड़े से पैसे देकर लार्जर पैसों का डर बनाकर हमें सबने रोक रखा है। हमारी पावर्स, हमारी एक्टिविटी, वो फिनोमिनल के तौर पर जो है वो हमारे को टच ही नहीं होने दिया जाता। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आपकी आज के बाद की लाइफ किस तरह से बनानी है, अपनी और अपने परिवार की। जैसे जैसे आप अपनी थॉट प्रोसेस को उस लेवल पर करेंगे, उस इंटेलिजेंस को इन्वोक करेंगे, वैसे वैसे जो है आपका हर चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मेरे गुरुजी बड़ी सिंपल सी बात करते थे, वो कहते थे अगर ईमानदारी के पैसे हैं तो 10% दान करो, चोरी के पैसे हैं तो 30% दान करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई चोरी करना खराब है, पर उन्होंने ये नीड बताई कि आप दान करो। और दान कभी किसी इंस्टीट्यूशन को मत करो, आप दान लोगों को खाना खिलाने के ऊपर करो। इसलिए मैंने बोला कि जब वो हमारा जो प्रीचिंग मैकेनिज्म है उसके तौर पे, अब जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बहुत डेड ऑनेस्ट आदमी है, वो दान ही नहीं करता, तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आती। ऑनेस्टी इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम। उसकी वजह से सारे लोग दुश्मन बनते हैं, उसकी वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। तो दान एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है, और दान हम करते नहीं। तो विद दैट अब शाम को हम जो है वो डिजीज स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डिजीज स्पेक्ट्रम के पार्ट को प्लीज सब लोग मिस ना करें।